यहाँ हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ देखिए पहला इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये एप्लीकेशन भी ना कहें तो यहाँ देखिए इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इफेक्ट्स ऑफ, तो पहला इफेक्ट देखा हमने कि डेंसिटी जो हुआ वो कम हो गया। दूसरा इफेक्ट देखा हमने जो स्केल की रीडिंग होती है वो भी बदलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेटेलिक स्केल बनाया और उसको यूज कर रहे हैं आप 40 डिग्री टेम्परेचर जिस दिन है एटमॉस्फेयर का, उस दिन आप लकड़ी के एक बोर्ड का लेंथ मेजर करते हैं 250 सेंटीमीटर। एक्चुअल जो लेंथ होगा उसका, उससे वो जो रीडिंग आई है अभी उससे ज्यादा होगा। स्केल रीडिंग जो भी है उसको 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। ये आज और आया आपके सामने ये तीसरा, जो अभी देख रहे हैं। कि इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर बदलने का। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम having metallic wire। इसके बारे में हम अभी विचार करने वाले हैं। तो पहले तो ये बताओ, यदि पेंडुलम को मैंने इस जगह से रिलीज किया, ये दूसरी तरफ एक खास जगह आकर के रुकता होगा और फिर ये वापस आ जाता होगा। तो जाने का टाइम T/2, आने का टाइम T/2, टोटल टाइम कितना हो गया T। और ये जो T होता था वो T कैसे लिखते थे, 2π√L/T। मान लो आज टेम्परेचर है थीटा। आज यदि टेम्परेचर है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, मौसम बदलता है और मौसम बदलने के बाद टेम्परेचर बदल करके हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या लगता है टाइम पीरियड वही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए या डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अब जो लेंथ है वो लेंथ तो बदल गया। पहले जितना था उससे कुछ बड़ा हो गया होगा टेम्परेचर बढ़ने पर, मेटालिक यदि है। याद करिए क्या लिखा करते थे, ΔL/L। ये निर्भर करता है डेल्टा थीटा कितना जाता है। डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, एल है नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था ΔL/L, ये कहते थे अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से डेल्टा एल यदि कोई पूछेगा तो वो तो आप देख ही सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा थीटा कह देते हैं। तो हमने क्या देखा कि लेंथ बदल गया। या याद करो ये एल डैश कैसे लिखा करते थे। एल डैश लिखने का हम लोगों ने तरीका पहले डिराइव कर लिया है, L/1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो जैसे एरिया ए डैश जो हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद A/1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हो जाता है V डैश V/1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अल्फा बीटा गामा कॉन्स्टेंट्स है। अब
आपसे यदि कोई पूछे कि नया टाइम टेबल, नया टाइम पीरियड बताओ टी डैश, तो कैसे लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। टी डैश कैसे लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एल से तो बड़ा है ना एल डैश। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, एल इंक्रीजेज और टाइम पीरियड टी डिक्रीजेज। ये कंसेप्ट, ये आइडिया यहां देखो कि यदि आपने, सर हाँ टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं होना चाहिए? हाँ इंक्रीजेज, थैंक यू। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? लेंथ बढ़ गया, और लेंथ बढ़ने से क्या हुआ? न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट में है, तो वो भी इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीजेस, एल इंक्रीजेस, और एल इंक्रीजेस, हेंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो ये आइडिया है। और नया टाइम पीरियड चाहिए तो ऐसे हम लोग इन्हें देख सकते हैं। नया टाइम पीरियड चाहिए तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। यहां तक यदि आप आ गए हो तो बड़ी अच्छी बात। देखिए, एक पेंडुलम है एल लेंथ का, टाइम पीरियड क्या लिखा आपने? सर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखिए, पिछले वाले पेज की छपाई बाकी है। हाँ जल्दी छपाई कर लीजिए, हम लोग आते हैं अगले पेज। आदित्य तुम भी लिख लो, पहले छपाई कर लो, अगले पेज पे फिर समझेंगे उसे। सीधा सा आइडिया इतना सा ये याद रखना है कि मान लो स्टील का वायर है, बॉल लगता है एम मास का, उसको झुलाते हैं तो टाइम पीरियड आता है 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम सेकंड पेंडुलम कहलाता है। उसके वायर का लेंथ 1 मीटर होता है। लेकिन यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, वायर गर्म हुई, मौसम बदला, गर्मी बढ़ गई, तो लंबाई बदल गई होगी वायर की। अब वो 1 मीटर के बदले मान लो 1.1 मीटर हो गया या 1.05 मीटर हो गया। तो एल बदलने से टाइम पीरियड क्या होगा? फॉर्मूला जब हमें पता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सर आपको कैसे पता चला? अरे मैंने याद किया हुआ है, आप मान लो। और कल आप में से कुछ बच्चों ने डिराइव भी किया है कि टी के अंडर रूट एल बाई जी। आज मैं बता देता हूँ कि 2 पाई है, SHM में ये डिराइव होता है। तो यहाँ पर आप समझो टी प्लस 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में यदि वायर बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। सिंपल सा आइडिया। अगले पेज पे चलूं मैं? यस सर। यस सर। यहाँ देखो, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। यदि मैंने, ये है टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लंबाई बढ़ गई, थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। ये एल डैश हो गया, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और हमसे नया टाइम पीरियड यदि लिखने को कहा गया टी डैश, हम क्या लिख देते हैं? 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी। यहाँ और मजे लो थोड़ा सा, अंडर रूट एल बाई जी इंटू अंडर रूट
1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सर ये क्या बात हुई? कितना मैथमेटिक्स तुम लोग जानते हो, ये मुझे थोड़े ना बताना पड़ेगा। टी डैश इक्वल्स टू टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर 1/2। और आप लोगों को मैंने कहा है, यदि एक कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, यदि कहीं पर लिखा हो 1 प्लस 0.002 टू दी पावर 1/2, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है 1 प्लस पावर बगल में आ जाता है 0.002। और इसका जो वैल्यू है, यदि ये आइडिया आप देखें तो 1.001 हो गया ये रिजल्ट। तो उसी तरह 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा में जो पावर है 1/2, ये बगल में चला आएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्यों होगा? हाँ, ये नेक विचार है, ऐसा क्यों होगा? इसको कहते हैं, याद रखने के लिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को ऐसे याद रखिए कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन है व्हेन एक्स का जो वैल्यू हो वो फार लेस देन 1 हो। ये अप्रोक्सीमेशन का एक आइडिया है, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। यदि ध्यान रखते हैं तो टी डैश के बारे में सोचिए क्या हो गया। टी डैश इक्वल्स टू हो गया टी 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसको कह दे सकते हैं आप टी डैश इक्वल्स टू टी प्लस टी इंटू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा टी डैश माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। यदि कोई ये पूछे कि परसेंटेज चेंज बताओ, टेम्परेचर में कितना हो, टाइम पीरियड में कितना हुआ, तो ये जो रिलेशन आया है ना, इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि परसेंटेज चेंज पूछे तो परसेंटेज चेंज कैसे बताएंगे? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ये कैसे लिखते हैं? टी डैश माइनस टी बाई टी इंटू 100। ये हो जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। तो कभी भी यदि परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डिराइव करने में जो टाइम लगता है वो आप बचा सकते हैं, यदि आपको याद है। थोड़ा जब मैथमेटिक्स सीख जाएंगे तो इसको एक लाइन में लिखना मैं और आगे समझा दूंगा। इतना मेहनत, लंबा चौड़ा डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड टी डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100, ये क्या हो गया? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। कैसे लिखा हुआ है ये वहां ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन यूज करके। सिंस ये जो ब्लैक कलर से नीचे टी डैश इक्वल्स टू लिखा है टी 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, सिंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1/2 क्या हो जाता है? 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये किस रूल के आधार पे? तो अप्रोक्सीमेशन वाला जो कंसेप्ट है उसके आधार पे। उसका एक और एग्जांपल बगल में यहाँ दिया हुआ है मैथमेटिकल वे में। क्या अभी जो स्क्रीन पे है ये आइडिया एक बार और समझा दूं? आप यदि हाँ कहेंगे, इवन चैट करके भी हाँ कहेंगे, तो मैं एक बार और समझा दूंगा कि टेम्परेचर बदलने से टाइम पीरियड का परसेंटेज चेंज कैसे डिराइव करते हैं।
पेज चेंज करूं मैं? एक सेकंड। नो सर बना आदित्य, बालक तुम बताओ, 2 किलोग्राम का लोहे का बॉल है और उसको गर्म करोगे तो वो 4 किलोग्राम का हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? बस इतनी सी बात। यदि आपको रिवाइज करना है, इफेक्ट ऑफ रिवीजन, टेम्परेचर चेंज ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखो ना, ये m मास का है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये m मास का है थीटा प्लस थीटा डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो रो डैश क्या लिखेंगे? m बाई वी डैश, m डैश बाई वी डैश, m डैश m ही होगा, m डैश बाई वी डैश m v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, m बाई वी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये रो डैश है। ये कितना हो गया? रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा? रो डैश देखा, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं? रो डैश रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा टू द पावर -1। इसे क्या लिख सकते हैं? रो डैश इक्वल्स टू, ये लगभग में अप्रोक्सीमेशन में 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। गामा डेल्टा थीटा भी 1 से बहुत छोटा होता है, क्योंकि गामा 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -8 टाइप का होता है। तो क्या ये डिवीजन समझ में आया बालक? ये भी है, ये भी डैश, वी डैश भी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा से यदि ज्यादा डर लग रहा हो तो डेल्टा थीटा को पढ़ते हैं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा को पढ़ते हैं। डेल्टा एल को पढ़ेंगे स्मॉल चेंज इन लेंथ, डेल्टा वी को पढ़ेंगे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अभी जो आपके टाइम पीरियड वाली कहानी थी, इसके देखने के एक और नजरिए है। जब आपने कहा ना कि t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो लॉग लेते हैं दोनों तरफ, log 2 पाई प्लस 1/2 log g माइनस 1/2 log g।
एल और फिर ये जी। जिन लोगों को लॉग आता है, पढ़ा हो 10th में, केवल वो अकल लगाना, बाकी लोग आंखें बंद कर लेना 2 मिनट के लिए। और उसके आगे जो लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ चुके हों वो अकल लगाना, बाकी लोग आंखें बंद कर लेना। और फाइनल रिजल्ट के समय सब आंखें खोलना, वो याद कर जाना। अब यहां चेक करो, डी ऑपरेटर जब तुमने ऑपरेट किया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, और ये 1/t dt हो गया, प्लस ये 1/2 1/l dl हो गया, और ये भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो dt/t हो गया 1/2 dl/l। और याद करो, टेम्परेचर बदलने पर हम लोग जो लिखते थे L, ये L डैश, L प्लस डेल्टा L, तो क्या लिखते थे, डेल्टा L/L इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लो, डेल्टा t/t कितना हो जाता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपको परेशानी नहीं होगी। यदि कोई कहता है परसेंटेज चेंज बताओ, तो परसेंटेज चेंज का मतलब हो जाएगा डेल्टा t/t इंटू 100 इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। देखो वहीं पहुंच गए। तो ये मैंने कहा ये मैथमेटिकल वे। अब ये इसको भी छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, कॉपी पे लिख रहे हो तो कर लेना आगे अपना काम, नहीं तो छोड़ दो थोड़ा जगह और आगे ये लिख लो, ये कंसेप्ट की तरह, और दिमाग की खिड़की खोलो और इसको सर भीतर जाने दो। एक बार वो हाँ, दिखा दो, एक बार लिख रहे। ये तो छोड़ने के लिए कह रहे हैं ना, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो। जहां दिमाग लगाना नहीं हो वहां ज्यादा नहीं लगाते दिमाग, क्योंकि अलग तो अलग अलग चैप्टर में उसको इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसे याद करना, तोते की तरह राम राम वो बोलता है, वो याद हो जाता है। ये नहीं कि पूछेगा कि बताओ ये राम में रॉ लिखते कैसे हैं, मुझे पेंसिल दो ला के पैरेलल नटराज का, मैं लिखूंगा तब याद करूंगा। इतना किया तो गया तोता, राम नाम का भी नहीं बोल पाएगा। अब यहाँ देखो, यदि कोई कह रहा है कि f डिपेंड्स ऑन k x to the power a y to the power b z to the power c, यहां कह रहे हैं if where k a b and c are numbers, then for a small change del f by f equals to a del x by x plus b del y by y minus c del z by z। for percentage change relation, del f by f into 100 equals to a, पावर बगल में रहता है, del x by x into 100 plus b del y by y into 100 minus c del z by z into 100। ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी यदि ध्यान रखते हैं, ये कहां से आता है, तो लॉग लेकर डिफरेंशिएट करने से आता है। तो लॉग पढ़ेंगे मैथ्स में अलग एक चैप्टर, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथ्स में अलग एक चैप्टर, मैथ्स में क्लास 12th में, तो ये आ जाता है। मैं केवल इतना कह के रुक जाऊंगा, और आपको अप्लाई करना है तो ये लिखना सीधे आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आईआईटी इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछता है। और 11th में आप गलती करते रहिए, 12th में सीख जाइएगा, तभी आईआईटी में काम चल जाएगा।
और नहीं तो इसको मैंने कहा इसलिए सेट करिए दिमाग में। ध्यान से देखिए, ये जो है एक कंसेप्ट है। यदि स्मॉल चेंज की मैं बात करूंगा, एफ में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, एक्स में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, वाई में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, जेड में स्मॉल थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, तो ये रिलेशन वैलिड हो जाता है। डेल एफ क्या कहलाता है? डेल एफ बाई एफ फ्रैक्शनल चेंज इन एफ। डेल एफ बाई एफ इंटू 100 क्या कहलाएगा? परसेंटेज चेंज एफ का। डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 क्या कहलाएगा? परसेंटेज चेंज एक्स का। भाई मैं कितनी बार कहूं, जब डेल एफ लिखा जाता है तो इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है, मेरे मुंह से 25 बार आया है, स्मॉल चेंज इन एफ। उसी तरह डेल एक्स को क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ साथ बोलो, स्मॉल चेंज इन एक्स। कितनी बार दुखी हो जाते हो डेल्टा देख करके, रोने लगते हो, ऐसा नहीं ना करना चाहिए। स्मॉल चेंज इन एक्स, ये भी नहीं समझ में आया तो ये पढ़ के देखो, डेल वाई को क्या कहेंगे? स्मॉल चेंज इन वाई। इंसान आलसी होता है, स्मॉल चेंज इन वाई नहीं बोल करके डेल वाई बोल रहा हूं यार, इतनी सी बात है। डेल जेड, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन जेड। यहां देखना, ये क्या कहलाएगा? डेल एफ बाई एफ इंटू 100, ये कहलाएगा परसेंटेज एफ। कोई भी वेरिएबल हो सकता है गधे। आप सुनो, हम जब कहेंगे, अगले पेज पे आओ, छपाई छोड़ दो सब कोई। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यदि टाइम पीरियड कह देंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो पावर के फॉर्मेट में ध्यान से देखो। यदि कोई कहता है कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया 3%, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा? तब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तुम मंगल ग्रह को ढूंढने निकल जाओगे। तो यहाँ तरीका सीखो कि ये जब कहा गया तो ये जो डाटा है 1/2 में, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा। के लिए लिखेंगे डेल्टा के बाई के, ये कांस्टेंट को छोड़ देंगे, 2 बगल में आ गया, डेल्टा वी बाई वी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये आप चेक करो, ये डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 को क्या पढ़ेंगे? 3%। तो कितना हो गया? 6% चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये भी बताओ, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 को क्या पढ़ते थे? जैसे लिखा हुआ था, मैं फिर से लिख रहा हूं अगले यहाँ, जिससे कि आप देखें बार बार, ये एक आदत बनाएं। इफ एफ इक्वल्स टू, मैंने क्या क्वेश्चन में ये कहा है कि मास बदल रहा है? क्या मैंने ये कहा मास 4% बदल दिया? यदि नहीं कहा तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है, मास चलते चलते मास नहीं बदल रहा है। आदित्य, ये बात समझ में आई तुम्हारे? 1/2 वेरिएबल होगा सर। अरे बेवकूफ, कार जा रही है, पीछे से धक्का मार के तुमने उसका स्पीड बढ़ा दिया, तो क्या मास भी बदल गया होगा? बेवकूफों वाला आइडिया जनरेट कर रहे हो। if f equals to k x to the power a y to the power b z to the power c, यहां मैं फिर से बोल रहा हूं, k a b c are numbers और कांस्टेंट्स। अब यदि कहते हैं देन फॉर परसेंटेज चेंज, ए स्मॉल परसेंटेज चेंज, स्मॉल माने 2% 4% के लिए ये वैलिड होगा, स्मॉल परसेंटेज चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज। ध्यान दीजिएगा, डेल एफ बाई एफ
इंटू 100 ये किसके बराबर हो जाएगा, के कांस्टेंट है छोड़ देंगे, एक्स में चेंज परसेंटेज दिया गया होगा उसका पावर बगल में रखिए, ए डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस बी डेल वाई बाई वाई 100, ये y का परसेंटेज चेंज, माइनस सी। सर ये माइनस सी क्यों, ये क्लास 7 में बताया जाता है, जब डिनोमिनेटर में z टू दी पावर c है तो न्यूमरेटर में z टू दी पावर माइनस सी कहोगे, इसलिए ये माइनस सी डेल z बाई z इंटू 100। अब मुझसे पूछो कि सर डेल f बाई f इंटू 100 को क्या कहेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ f। डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 को क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ x। डेल y बाई y इंटू 100 को परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ y। डेल z बाई z इंटू 100 को परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ z। इसे ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या मैं लिख के बताऊं, लिखता हूं, डेल f बाई f इंटू 100 को क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज इन f। डेल x बाई x इंटू 100 को क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन x। y इंटू 100 को क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन y। डेल z बाई z इंटू 100 को क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन z। सर ये बताओ ऐसे थोड़े ना चलेगा, डेल f को क्या कहेंगे, स्मॉल चेंज इन f या चेंज इन f। सर डेल y को क्या कहेंगे या डेल x को क्या कहेंगे, चेंज इन x। डेल y को क्या कहेंगे, चेंज इन y। डेल z को क्या कहेंगे, चेंज इन z। सर अब ये बताओ डेल f बाई f को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन f। लैंग्वेज है ना, तो बोलोगे 100 बार मुझसे बोलोगे तो फिर ये कान सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, हाथ लिखने के लिए और दिमाग सोचने के लिए। तो बोलो डेल एक्स बाई एक्स को क्या कहेंगे, फ्रैक्शन वर्ड सुना है ना, p बाई क्यू, रेशनल नंबर में लिखते थे या फ्रैक्शन कहते थे, 1/2 1/5। तो फ्रैक्शनल चेंज इन x। डेल एल बाई एल को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एक लैंग्वेज है, इसको हम लोग अपने साथ धीरे धीरे सेट करें दिमाग में, या तो लिखें या बोलें या लिखें भी बोलें भी। सर ये डेल एफ मेरे पता नहीं क्या होता है, चेंज इन एफ। सर ये डेल क्यों लिखते हैं, चेंज इन एफ लिखने में आलस आता है। सर मैं बार बार चेंज इन एफ लिखूंगा, तो मैं नहीं रोकूंगा, आप लिखो। सर नीचे वाला एफ क्या है, ओरिजिनल एफ। डेल्टा एफ क्या है, चेंज इन एफ। डेल्टा एफ बाई एफ क्या है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और ये जो है ये एक फ्रैक्शन है, इसीलिए इसे फ्रैक्शनल चेंज इन एफ कहेंगे। जिन लोगों को ये वर्डिंग्स समझ में आ गया वो एक बार हैंड राइज कर दो। केवल ये वर्डिंग्स ये बोलोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुणाल, आदित्य, अपराजित, हर्ष, कीर्ति, क्या सुबह दिक्कत हैंड है रेज नहीं बोल हो दो रहा मैं। था। अच्छा, हर्ष, कीर्ति, कुणाल, हैंड रेज नहीं हो आदित्य, रहा सर, आगे समझ। बहुत बढ़िया। मैं पेज चेंज करता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। इफ एक्स, इफ, ध्यान देना, इफ एग्जाम्पल देखो, इफ एफ depends on x, y and z,
as f equals to 10 x square y cube by z। यहाँ if से नहीं शुरू करते हैं, f depends on x y z, f where if we change x y z 2%, 1%, 3% respectively, then find percentage change in f, percentage change in f। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि सॉल्व करो, तो खूब गणित लगाओगे, कई बच्चे लगाते हैं। आप कैसे सॉल्व करना शुरू करोगे? सिंस f equals to 10 x square y cube z to the power -1, hence del f by f जो होगा, पावर कहाँ आएगा? बगल में, 2 del x by x, फिर पावर आएगा 3 del y by y, फिर पावर आएगा -1 del z by z। यदि आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज चाहिए तो इसे लिखने के बाद क्या करेंगे आप? 100 से इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए 100 से यदि मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो इससे तो अंतर होना नहीं है। यदि मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताइए डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 के बदले कितना है? 2%। डेल वाई बाई वाई, डेल वाई बाई वाई, डेल वाई बाई वाई इंटू 100 के बदले कितना है? 1%। और डेल जेड बाई जेड इंटू 100 के बदले कितना है? 3%। तो ये कितना हो गया? 4% का चेंज दिख रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन एफ हो गया 4%। भाई अलजेब्रा है, इसमें मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा आदित्य, यहाँ मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा। ये दोनों क्यों कट गया? ये मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसमें। एक जैसे होने पर कट जाएंगे, ये तो मुझसे पूछोगे, ये मैं कैसे समझा पाऊंगा? ये तो बहुत कठिन मैथमेटिक्स है, फोर्थ फिफ्थ में बताया जाता है। यदि और कोई कंफ्यूजन है तो फिर से पूछो। भाई जेड के पावर कितना दिख रहा है? ये -1, इसी के लिए बगल में माइनस आता है, नहीं तो वही छोड़ दोगे, यही रहने दो। इतना भी मैनिपुलेशन में तुम दुखी हो जाओगे, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रहने दो, ये मुझसे गलती हुई कि तुम्हारे लिए चित्र मैंने बदल दिया। तुम तो यही देखो और इतने में बना। अब तुम्हारा टेंशन कम हो गया होगा थोड़ा। वो -1 क्यों आया ये मैं समझाना चाहता था, तुम मत समझो, तुम्हारा टेंशन बढ़ेगा उससे। तुम ये देखो नीचे में जो भी होगा वो माइनस में लिखेंगे, तुम अकल में यही रखो और उतने से काम चलाओ। बेस्ट तरीका है। सबके ब्रेन अलग अलग फंक्शन करता है। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो पीछे चित्र जाके वो जो कंसेप्ट लिखा हुआ है इसको कम से कम 50 बार तो लिखोगे कॉपी पे, देख के रिकॉल कर लेना कि जेड के पावर सी था तो यहाँ -c लिखा गया क्योंकि नीचे में था। वो नीचे में नहीं रहेगा तो ऊपर में रखोगे जेड -c, इसलिए वहां माइनस आया। ये बताया जा रहा है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों के लिए एक ही है ना फॉर्मूला। बेवकूफों की तरह 2 बार माइनस देख रहे हैं। यहाँ देखो
काहे का 2 बार आएगा माइनस? यही डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लिखते हैं तो वहां माइनस आता है, इसलिए यहाँ माइनस करके आया है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। और तुम कहोगे नहीं सर 2 बार माइनस माइनस करके मैं प्लस कर लूंगा, तो बेवकूफ हो एक नंबर। वो डिनोमिनेटर में होने के कारण वहां माइनस आता है। यदि न्यूमरेटर में सारे रहेंगे तो सारे के सारे प्लस में रहेगा। डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका कोफिशिएंट पावर वो माइनस में लिखेगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर में लाने पे माइनस हो जाता है, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो आईआईटी पूछा हुआ है या पूछता है जनरली। फाइंड percentage change in time period of a pendulum due to 40 degree centigrade temperature rise, while alpha equals to 10 to the power minus 4 per Kelvin of the wire of pendulum. आपको परसेंटेज चेंज बताना है, तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फिर इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाई रूट जी इंटू एल टू द पावर 1/2। ये पार्ट नहीं बदलने जा रहा है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी बाई टी क्या लिखा जाएगा? 1/2 डेल्टा एल बाई एल। फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन वाला जो आइडिया है उससे डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखना जानते हैं? अल्फा डेल्टा थीटा। इसलिए इसे क्या लिख देंगे आप? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। और परसेंटेज चेंज चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डाटा रख दीजिए 1/2 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा थीटा दैट इज 40 इंटू 100। तो ये कितना होने वाला है? सॉल्व करते हुए आ रहे हैं आप, 1/2 20 हो गया, 0.20%। 0.2% ये चेंज आ रहा होगा टाइम पीरियड। तो जिनको ये सिंबल समझ में आने लगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, उनको ये टेम्परेचर बदलने पे टाइम पीरियड का चेंज समझ में आया। और आप में से जिनके समझ में आया हो वो हेमराइज करिए। यस बालक, आपके समझ में आ गया? यस सर आ गया। तुषार, सारांश, अर्णव, ओके? यस सर। यस सर, आगे सर। बहुत बढ़िया। आदित्य, अपराजित, मैं ओके ना? यस सर। ठीक। किसी को यदि फिर से पूछना हो, मतलब अब तो लगता है सबसे मैंने नाम पूछ ही लिया, तो सबके मान लेते हैं समझ में आया। तो ये यहाँ इसके पीछे की कहानी थोड़ी लंबी जरूर थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं समझ सकते। चेक करिए, यदि कोई कहता है कि काइनेटिक एनर्जी लिखा गया है p²/2m, if momentum is 3% increases,
then find change in kinetic energy K। अब ये एग्जाम्पल है, इसको बनाने के लिए कोई लफड़ा नहीं पालना, सीधे सीधे कंसेप्ट पे आ गए। डेल्टा K बाई K क्या लिख देंगे, 2m कांस्टेंट है, भूल जाओ, P के पावर 2 डेल P बाई P। अब 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, कोई नहीं रोकेगा। और डेल P बाई P कितना, 100 कितने के बराबर है, 3%। यदि ये 3% है तो मिलके कितने हो गए, 6%। 6% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। ध्यान रखिएगा, ये वैलिड है स्मॉल चेंज के लिए, 2%, 1%, 3% के लिए ये तरीका वैलिड है। कंसेप्ट एक बार मैं फिर रिवाइज करने के लिए एग्जांपल दे देता हूं। इफ L is increases by 2%, then find increase in time period T of the pendulum। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले हम सोचेंगे T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। 2 पाई जी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, L के पावर 1/2। यहां से सोचेंगे डेल्टा T बाई T इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा L बाई L। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में डेल्टा L बाई L इंटू 100 हमें पता चल गया परसेंटेज चेंज इन L, दैट इज 2%। देखो ये 4% आ गया, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो ये जो मैनिपुलेशन का तरीका है, इनको यदि हम नहीं ध्यान रखेंगे ना तो कई क्वेश्चंस में हम फंसेंगे। अब टाइम पीरियड के लिए चेंज को मैंने देखने के लिए पहली बार बड़ा लंबा चौड़ा एक पेज लिख दिया, और अब मैं कह रहा हूँ कि सीधे सीधे ये कंसेप्ट अप्लाई कर दो। हाँ बोलो सर, वो 1% नहीं है? कौन सा 1% बालक? मुझे लास्ट लास्ट में हाफ इंटू 2 लिखा है ना सर, वो। अच्छा, वो 1% हो जाना चाहिए। थैंक यू 1%। 2 और 2 कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। तो आप लोग जो देख रहे हैं कि ये छोटा कर देगा रास्ता, छोटा कर देने का समझिए क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ क्वेश्चन देखिए, इस परसेंटेज पे ही बेस्ड। आपने क्लास 9th जरूर पास किया होगा, 11th के क्लास में बैठने के लिए। तो 9th में एक टर्म आया था, गलती से आपने यदि सुन लिया है, प्रेशर। वो क्या लिखते थे, फोर्स अपॉन एरिया। यदि ब्लॉक हो कोई किसी सरफेस पे रखा तो mg बाई ए। अब ध्यान देना, ये एक बर्तन है, इस बर्तन के भीतर मैंने पानी भर दिया, पानी भर दिया, और बर्तन जो है ना, ये कॉपर सिलेंडर। अब यहां पर पानी भर दिया m, तो प्रेशर जो लिखेंगे ब्रेस पर, प्रेशर ड्यू टू, ये कॉपर हटा लेना, मेटेलिक कर देता हूं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड क्या लिख दोगे आप, mg बाई ए। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो मुझे लगता है आप सबके समझ में आ गया होगा। आप में से कोई कुछ बड़े ज्यादा ज्ञानी होंगे तो वो मुझे याद दिलाओगे, सर गलत बात है, गलत बात है, मैंने तो यूज किया हुआ है रोजी एच। तो रोजी एच लिखो आप, तो मैं कहूंगा आप बड़े अच्छे बच्चे हो, लियो
मैंने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अब देखो ये mg/a हो गया या नहीं, फिर से वो mg/a हो जाएगा। a इंटू एच हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी हो गया मास, mg/a। तो आप ρgh जानते हो तभी ये mg/a आ गया। ये नहीं पूछना है मुझे, 9th से बाहर आओ। अब आओ, ये मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, अब इसमें जो मैं पूछ रहा हूं वो ये एग्जांपल है, ये डायग्राम बना दिया। if temperature is increased by 40 degrees centigrade, then find percentage change in pressure due to liquid on the base of the container having alpha equals to 10 to the power minus 3 per degree centigrade। पहले क्वेश्चन नोट कर लो और रिलैक्स करो और कुछ मत करो। यहां मैंने देखा है एरिया ए किसके लिए है, वो इस बेस के लिए एरिया है। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या मास लिक्विड का बढ़ गया होगा? नो सर। चलो क्वेश्चन लिख लो, फिर कहानी मैं फिर सुनाता हूँ 2 मिनट में। सॉल्यूशन देखो, तो प्रेशर है हमारे पास mg/a और यहाँ mg जो है वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर बदलने से नहीं बदल रहा। तो डेल्टा p/p मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिख रहा हूं माइनस डेल्टा a/a माइनस बीटा डेल्टा थीटा माइनस ट्वाइस अल्फा डेल्टा थीटा। और यदि आपको परसेंटेज ये देखिए -2 इंटू अल्फा है 10 टू द पावर -3 इंटू डेल्टा थीटा है 40, तो ये हो गया माइनस -0.08। अब यदि मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो डेल्टा p/p इंटू 100 ये कितना हो जाने वाला है देखिए। यदि यहां मैं बात करता हूं परसेंटेज चेंज की तो डेल्टा p/p इंटू 100 कितना हो जाएगा, 0.08 इंटू 100, दैट इज 8%। अब मुझसे पूछो कि सर आपने ये -1 डेल्टा a/a कैसे लिखा, तो ये कहूंगा मैं पिछला कंसेप्ट, a के पावर 1 है डिनोमिनेटर में है तो -1 बगल में आया, डेल्टा a/a mg कांस्टेंट था तो उसको भुला दिया हमने, डेल्टा p/p लेफ्ट साइड में लिखा। अब पूछो मुझसे सर डेल्टा a/a बीटा डेल्टा थीटा किसने बताया आपको? अरे भाई थर्मल एक्सपेंशन का पहला रूल था लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा L/L अल्फा डेल्टा थीटा, एरियल एक्सपेंशन डेल्टा a/a बीटा डेल्टा थीटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डेल्टा v/v गामा डेल्टा थीटा। अब पूछो मुझसे सर बीटा के बदले 2 अल्फा किसने लिखना सिखाया आपको? तो मैं याद दिलाता हूं कि आपको बीटा जो था
वो 2 अल्फा और गामा जो है वो 3 अल्फा लिखने की पहले ही मैंने बात की है। आइसोट्रोपिक जो आपके कोई भी मीडियम है आइसोट्रोपिक जो आपके सिलेबस में है, कि आप जब एरिया की बात करते हो तो 2 बार लेंथ है, जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो 3 डायरेक्शन में 3 तरह का लेंथ है वहां। तो वो 3 अल्फा वो डिराइव किया हुआ है आपके कॉपी पे, 2 अल्फा बीटा के लिए लिख देंगे। तो यहाँ सोचो ना, टेम्परेचर बदला होगा तो एरिया जरूर बढ़ गया होगा, और एरिया बढ़ने पे ध्यान देना, यहाँ माइनस मैं भूल रहा हूँ, माइनस भी लिखना जरूरी है। माइनस क्या बताएगा कि प्रेशर विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि प्लस होता तो इंक्रीज, माइनस आया मतलब डिक्रीज। सर माइनस लिखा क्यों? अरे वो तो मैंने पहले ही कहा ना, वो इनिशियल वाले कंसेप्ट से, ए डिनोमिनेटर में। और लॉजिक भी क्या कहता है, एरिया बड़ा हो गया, बर्तन का एरिया फैल गया तो प्रेशर तो कम होना ही था, डिनोमिनेटर में है। ये टफ क्वेश्चन कहलाता है, आसान नहीं कहलाता। एक तो प्रेशर का सेंस आना चाहिए, 9th का क्लास किया हुआ होना चाहिए। दूसरा आपको वो परसेंटेज चेंज वाला गणित पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं रिलेशन। और तीसरा ये थर्मल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। चौथा अल्फा बीटा का रिलेशन पता होना चाहिए। है तो एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन उस एक लाइन तक आपकी समझ आए इसमें लगता है 3 लेक्चर। आप मेहनत कर चुके तो आपको समझ में आएगा। तो जिनके समझ में आया वो हैंड राइज कर दीजिए अब जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो ये एक टफ लेवल आप अचीव कर पाए हैं। एक तो एक्सपेंशन इन्वॉल्व है, विजुअलाइजेशन चाहिए कि यहाँ क्या बदला। यहाँ लिक्विड के वॉल्यूम भी बदले होंगे लेकिन मास नहीं बदलता है ना, तो इसलिए mg नहीं बदला, जीवी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन भी नहीं बदलता। केवल एरिया जो है वो बड़ा हो गया है प्लेट का, बर्तन का, जिसके कारण ये यहाँ हम देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर बता देना, चौथा या पांचवा कौन सा नंबर है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। फोटोग्राफिक enlargement of hole or cavity due to temperature change। अब टेम्परेचर चेंज, ये rise in temperature, due to rise in temperature। अब यहां गौर करिए, आपसे मैं पूछता हूं कि ये एक मेटल का प्लेट है और इसमें ना एक होल है। मेटेलिक प्लेट विथ अ होल। अब ध्यान देना, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपको सोचना है, ये थीटा डिग्री से यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटालिक प्लेट का जो साइज है वो इतना ही बड़ा रहेगा या वो इंक्रीज हो जाएगा। और होल का क्या होगा, होल उतना ही बड़ा रहेगा या होल भी इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको सोचना है। बड़ा टेंशन है।
अच्छा, इंक्रीज होगा होल या डिक्रीज होगा? क्या लग रहा है, आपका मन क्या कह रहा है? इंक्रीज होगा। वाह वाह, कुछ लोगों को तो डिक्रीज होता भी दिख रहा होगा। लोकतंत्र है, बहुमत में ही हो जरूरी नहीं, लेकिन मन में तो आ रहा होगा विचार कि शायद मेटल फाइल के होल को कम कर देता हो। तो ध्यान से देखना, ऐसे सोचो, जिस टुकड़े को काट करके आपने फेंका था बाहर, उसको लाके वापस यहाँ रख दो होल में, और अब मौसम बदलने दो या अब गर्म कर दो। तो गर्म कर दोगे तो जो होल में रखा था प्लेट वो भी बड़ा हो गया होगा। अब उस प्लेट को हटा लो तो तुम्हें क्या दिखेगा? होल बड़ा हो गया। क्या ये बड़ा होता सबको दिख गया? दूसरा आइडिया, मेटल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता है, थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग होता है ये ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ओ और ए के बीच का भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा। और एक बात, ये खाली जगह के भी जो एक्सपेंशन होंगे, जो इनका डायमीटर है डी और इनका जो डायमीटर दिखेगा डी डैश, तो डी डैश आप क्या लिखने वाले होगे? डी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जो अल्फा खाली जगह का तो कोई अल्फा नहीं होगा, जो भी अल्फा होगा वो होगा मेटल का, तो मेटल वाला अल्फा यूज करोगे खाली जगह के एक्सपेंशन को देखने के लिए। मेटल के किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के एक्सपेंशन में यही फॉर्मूला यूज होगा। ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, अब ये ए डैश बी डैश कह लो, ए डैश बी डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के एक्सपेंशन के मेटल के किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस के बदलाव के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वहां उस बीच में मटेरियल अवेलेबल हो या नहीं। मतलब ये जो डायमीटर के लिए आपने यूज किया है वो अल्फा किसका यूज होगा? खाली जगह का कोई अल्फा नहीं होता, मेटल वाला ही यूज होगा, वो होल के लिए भी। फॉर द डायमीटर ऑफ होल, फॉर द डायमीटर ऑफ होल, फॉर द डायमीटर ऑफ होल आप ये काम कर सकते हैं, डी डैश इक्वल्स टू डी 1 प्लस अल्फा मेटल डेल्टा थी। इसी में 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस के लिए भी वो वैलिड हो जाएगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ध्यान रखिएगा वो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ड्यू टू rise in temperature, distance between any two point present on metal will increase. Due to rise in temperature, distance between any 2 points present on metal will increase. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे ध्यान रखिएगा। और खाली जगह का भी जो एक्सपेंशन होगा, फोटोग्राफिक लिखा है का मीनिंग बताता हूँ। तुम अपना फोटो ले गए और कहते हो कि भाई ये मेरा फोटो है, पोस्ट ये जो है वो पोस्ट पासपोर्ट साइज है, इसको पोस्ट कार्ड साइज बना दो। तो वो पोस्ट कार्ड साइज बनाएगा फोटो इनलार्ज करके, तो क्या नाक तुम्हारा जो है 2 सेंटीमीटर से 2000 सेंटीमीटर कर देगा और कान 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर देगा? सिमेट्रिक चेंज करेगा ना। यदि तुम्हारा फोटो बढ़ रहा है, तुम्हारा कान बड़ा करेगा तो तुम्हारा नाक भी उसी रेशियो में बड़ा करेगा, आंखें भी उसी रेशियो में बड़ा करेगा,
वो तुम्हारा फोटो है, तुम्हारा ही लगे, इसके लिए जरूरी है ना। तो जैसे फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट होता था, जैसे लेंथ में जिस रेशियो में चेंज होगा उसी रेशियो में ये खाली जगहों में भी चेंज होगा। ये फोटोग्राफिक चेंज का मतलब समझ में आया या नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोग्राफिक इसलिए कि हम अपना फोटो यदि इनलार्ज करवाएं तो इनलार्ज करवाएंगे तो ऐसा थोड़े ना होगा कि मेरा एक कान को बड़ा कर देगा, दूसरा कान छोटा छोड़ देगा, फिर मैं डांटूंगा, पैसा ही नहीं दूंगा उस इनलार्जमेंट करवाने के लिए जहां गया उनको, कि भाई तेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है इनलार्जमेंट ढंग से। तो उसी तरह ये जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है इसको मैं गर्म करूंगा तो इसमें जो इनलार्जमेंट होगा वो वैसा ही होगा जैसे ये यदि ये खाली जगह ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक। ओके और सर, मैं थैंक यू सर। और मैं Thank you, उनके sir. टेक्स्ट शेयर करूंगा, उनके क्वेश्चंस आप देखना शुरू करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। सर सर